नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनुपमा साहा। आज के हमारे प्रेजेंटेशन का जो विषय है वह है हाइपोथेसिस, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, अर्थात उपकल्पना, अर्थ और महत्व। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसके द्वितीय यूनिट का यह भाग है। तो आज हम इस विषय की विवेचना प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, in most social researches that aim to establish causal relationships between variables or to investigate relationships between variables, formulation of hypothesis is very important. सामाजिक अनुसंधानों में प्रायः यदि अध्ययन का उद्देश्य दो चरों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करना हो या दो चरों के बीच पारस्परिक संबंधों की जांच करनी हो, तो प्रायः उपकल्पनाओं का निर्माण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। The hypothesis is formulated after the formulation of research problem and before the collection of data. तो जैसा आपने जब सामाजिक अनुसंधान के चरणों का अध्ययन किया था, उस समय भी आपने पढ़ा था कि अध्ययन की विशिष्ट समस्या का निरूपण करने के पश्चात हम अध्ययन विषय से जुड़ी हुई उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। तो वास्तविक तथ्य संकलन से पहले ही हम अपनी उपकल्पनाएं निर्मित कर लेते हैं। A hypothesis is, broadly speaking, a statement that states some relationship between variables under investigation. उपकल्पना क्या होती है? उपकल्पना वास्तव में एक स्टेटमेंट होता है, एक वाक्य होता है जो उन चरों के बीच संबंध को बतलाता है जिनके बीच संबंध ज्ञात करना ही अनुसंधान का उद्देश्य होता है। इसका मतलब ये है कि हम जिन चरों के बीच संबंध को ज्ञात करना चाह रहे हैं, उन्हीं के बीच कोई न कोई संबंध को हमारी उपकल्पना बताती है। Thus, for example, if the objective of research is to investigate the relationship between education and awareness, the hypothesis would state some relationship between the two. अर्थात मान लीजिए कि अगर हमारे अध्ययन का उद्देश्य है कि हम यह जानना चाहते हैं कि शिक्षा और जानकारी, ये दो वेरिएबल्स हैं, शिक्षा और जानकारी, इन दोनों के बीच क्या कोई संबंध है, और यदि है तो किस प्रकार का संबंध है। यदि यह जानना हमारे अध्ययन का एक उद्देश्य है, तो हमारी उपकल्पना पहले से ही इन दोनों वेरिएबल्स के बीच, इन दोनों चरों के बीच कोई न कोई संबंध को बताएगी, और वह संबंध वह एक वाक्य के रूप में बताएगी। तो उसे हम कहते हैं उपकल्पना। The hypothesis could be, with the increase in the level of education, the level of awareness also increases. तो जैसे हमने कहा कि हम यह देखना चाहते हैं कि शिक्षा और जानकारी, इन दोनों के बीच कैसा संबंध है, तो हमारी उपकल्पना क्या हो सकती है? हमारी उपकल्पना ये हो सकती है कि शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ साथ जानकारी के स्तर में भी वृद्धि होगी, अर्थात शिक्षा और जानकारी के बीच एक सकारात्मक संबंध है। तो इस तरह से हम जानना चाह रहे हैं अपने अनुसंधान के माध्यम से कि क्या वास्तव में शिक्षा और जानकारी के बीच कोई संबंध है, और हमारी उपकल्पना कह रही है कि हाँ, दोनों के बीच में एक संबंध है, और वह संबंध कैसा है? एक के बढ़ने के साथ दूसरे में वृद्धि होगी, अर्थात शिक्षा के स्तर के बढ़ने के साथ जानकारी के स्तर में भी वृद्धि होगी। तो जब कभी भी हम उपकल्पना बनाते हैं, तो हम उपकल्पना बनाते समय उन चरों के बीच संबंध को पहले से ही अभिव्यक्त कर देते हैं जिनके बीच संबंध ज्ञात करना ही हमारे अध्ययन का उद्देश्य होता है। Thus, the hypothesis states a tentative relation between the variables under investigation. तो एक टेंटेटिव रिलेशनशिप है। टेंटेटिव का मतलब क्या है? एक काम चला हुआ है, एक तदर्थ है कि हम
हम ये पक्के तौर पर नहीं कह रहे कि ये इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, बल्कि हम ये मान रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि शिक्षा के बढ़ने के साथ जानकारी के स्तर में भी वृद्धि होती है। तो हम इस अजम्पशन के साथ, ये जो हमारा अजम्पशन है, ये जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसे ही हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हमें तो वास्तव में रिसर्च के माध्यम से ये जानना है कि उन दोनों के बीच किस प्रकार का संबंध है। तो हम पहले से एक अज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि संभवतः इनके बीच यह रिलेशनशिप है, सकारात्मक रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने के साथ दूसरे में वृद्धि होती है। तो ये जो प्राकल्पना हम कर रहे हैं, ये जो अजम्पशन हम कर रहे हैं, इसे ही हम हाइपोथेसिस या उपकल्पना कहते हैं। According to Lundberg, the hypothesis is a tentative generalization, the validity of which remains to be tested. तो लुंडबर्ग एक बहुत ही प्रसिद्ध रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट हैं, अनुसंधान पद्धति शास्त्री हैं, और उन्होंने उपकल्पना को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि उपकल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की जांच अभी शेष होती है। तो मतलब ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक काम चलाऊ स्टेटमेंट है, एक तदर्थ स्टेटमेंट है जिसको हम मान लेते हैं और फिर डेटा के द्वारा वह सही या गलत सिद्ध होती है। तो यह हम बिना किसी डेटा के, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी जांच के पहले से ही मान लेते हैं, एक अजम्पशन कर लेते हैं, और वास्तव में वह अजम्पशन सही है या गलत ये बाद में सिद्ध होता है। जब हमारे पास डेटा आता है, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और निष्कर्षों तक पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में यह हाइपोथेसिस सही है या गलत है। लेकिन हम पहले से एक अजम्पशन ज़रूर कर लेते हैं। According to Webster's dictionary, hypothesis is a proposition or rule that is accepted perhaps without belief in order to arrive at logical conclusions, and by this to test the validity with the help of data that are available or may be obtained. तो वेबस्टर डिक्शनरी जो है वह भी उपकल्पना को इसी तरह से परिभाषित करती है। वह कहती है कि उपकल्पना एक प्रोपोजिशन है, एक मान्यता है जिसे हम बिना विश्वास किए ही मान लेते हैं, ताकि हम उसके आधार पर किन्हीं तार्किक परिणामों तक, निष्कर्षों तक पहुंच सके कि इनके माध्यम से उन तथ्यों या डेटा के माध्यम से जो या तो उपलब्ध है या जिनको उपलब्ध किया जा सकता है, जिनको संग्रहित किया जा सकता है, तो या प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से वेबस्टर्स डिक्शनरी भी उपकल्पना को एक अजम्पशन कह रही है, एक प्राकल्पना कह रही है, जो तथ्य संकलन से पहले अनुसंधानकर्ता बना लेता है और तथ्य संकलन विश्लेषण के पश्चात ही उसकी सत्यता की जांच हो पाती है। It is clear, therefore, that the hypothesis is a tentative statement and not a final conclusion. तो आप समझ ही गए होंगे कि उपकल्पना वास्तव में एक प्रारंभिक अजम्पशन है, मान्यता है, जिसकी सत्यता की जांच अभी बाकी होती है। तो ये अंतिम निष्कर्ष नहीं होता है, बल्कि एक पूर्व मान्यता ही होती है। After the analysis of data, the hypothesis could be proved right or wrong. तो हम ऐसा हो सकता है कि हमने प्रारंभ में जो उपकल्पनाएं बनाई, जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं और डेटा का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उससे जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, जो उपकल्पना बनाई थी, वो गलत सिद्ध हो सकती है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी हाइपोथेसिस सही भी सिद्ध हो सकती है और हमारी हाइपोथेसिस गलत भी सिद्ध हो सकती है। दोनों ही तरह की संभावनाएं रहती हैं। However, even if the hypothesis is proved wrong, it does not affect the validity and reliability of the study. पर अगर मान लीजिए तथ्य संकलन और विश्लेषण के पश्चात हमारी उपकल्पना गलत सिद्ध हो जाती है, तो भी उससे हमारे अध्ययन की वैधता पर, हमारे अध्ययन की विश्वसनीयता पर, उसकी वैज्ञानिकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
हमारा अध्ययन उतना ही वैध और विश्वसनीय रहता है, चाहे हमारी उपकल्पना सही सिद्ध हो अथवा गलत सिद्ध हो। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम उपकल्पना हमारी सही भी सिद्ध हो सकती है, गलत भी सिद्ध हो सकती है, तो फिर उपकल्पना का इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों बनाते हैं सामाजिक अनुसंधान में उपकल्पना। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल हो सकता है और उसी सवाल का उत्तर अब हम आगे के अपनी चर्चा में देने जा रहे हैं। The formulation of hypothesis is a very important part of social research. जो उपकल्पना का निर्माण है, उपकल्पना का निरूपण है, वो सामाजिक अनुसंधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लगभग अनिवार्य भाग होता है। This is because the hypothesis serves to guide the researcher to collect the relevant data. तो अब यहाँ पर हम उपकल्पना के महत्व की बात कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी हो जाता है उपकल्पना बनाना, उपकल्पना हमें किस तरह से मदद करती है, हम क्यों उपकल्पना बनाएं। हम इसलिए उपकल्पना बनाएं क्योंकि उपकल्पना हमें मदद करती है, हमें सहयोग करती है सही तरह के प्रासंगिक जो तथ्य हैं उनको कलेक्ट करने में, उनको संग्रहित करने में। जब कभी भी हम अनुसंधान करते हैं तो हमने अपनी एक बहुत ही इम्प्रेसिव सी, मान लीजिए हमने एक प्रॉब्लम सामने रखी कि हम इस विषय पर या इस समस्या के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, तो जो दूसरा स्टेप हमारे सामने आता है, दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, वो यह है कि आखिर हम किस प्रकार प्रामाणिक ढंग से अपनी बात को, अपने अध्ययन को कंडक्ट करें, हम कैसे प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुँचें। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल या एक इम्पोर्टेंट जो है इशू हमारे सामने होता है। तो ऐसे समय में हाइपोथेसिस हमारी मदद करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम कार्य कारण संबंध स्थापित करना चाहते हैं, दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करें ताकि हम अपने उद्देश्य में सफल हों, इस बारे में उपकल्पना हमें मदद करती है। अब हम उसी एग्जाम्पल की तरफ चलें जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। मान लीजिए कि हमारे अध्ययन का उद्देश्य ये है कि हम शिक्षा और जानकारी के बीच संबंध ज्ञात करना चाहते हैं। अब हमारी जो सामान्य बुद्धि है वो कहती है कि शिक्षा के बढ़ने के साथ जानकारी के स्तर में वृद्धि होगी, और हमने उस सामान्य बुद्धि के आधार पर हम ये मान लेते हैं, एक अजम्पशन कर लेते हैं कि दोनों के बीच सकारात्मक सह संबंध है, एक के बढ़ने के साथ दूसरा भी बढ़ेगा या दूसरे में भी वृद्धि होगी। पर हमें इसके लिए इसको साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ कह देने से ये बात सही नहीं हो जाती, हमें प्रमाण सहित इस बात को सिद्ध करना होगा। तो ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? उस दिशा में उपकल्पना हमें मदद करती है। तो हम यह मान लेते हैं कि शिक्षा के बढ़ने के साथ जानकारी के स्तर में भी वृद्धि होगी, यह उपकल्पना हम बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अलग अलग स्तर के शैक्षिक स्तर के व्यक्तियों को चुनते हैं और उनको एक कॉमन टेस्ट दे देते हैं, एक कॉमन परीक्षण दे देते हैं। और अगर हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा के स्तर में वृद्धि हो रही है वैसे ही सही उत्तरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, अर्थात जो जितना अधिक शिक्षित है वह उतना ही अधिक सही जानकारी दे रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि शिक्षा के बढ़ने के साथ जानकारी के स्तर में वृद्धि होती है। दोनों के बीच में एक सकारात्मक सहसंबंध हमें दिखाई देने लगता है। तो हमारे पास स्पष्ट प्रमाण हैं, हमने प्रयोग के माध्यम से, हमने एक तरह से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे जानकारी का स्तर भी बढ़ रहा है, और इस तरह हम कह सकते हैं निर्णायक रूप से कि दोनों के बीच सकारात्मक संबंध है। तो इस प्रकार उपकल्पना हमें मदद करती है कि हम किस तरह से आगे बढ़ें अनुसंधान में, किस तरह से तथ्यों का संकलन करें और कैसे तथ्यों के बीच में रिलेशनशिप्स को देखें ताकि हम अपने अध्ययन विषय के संबंध में प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंच सकें। तो यह महत्व है उपकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में। It works like a compass, providing directions to the researcher regarding what data would be useful for the study. Thus,
enabling him to collect only the relevant data from the sea of data that are available. तो जब भी हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हमारे सामने तथ्यों का एक बहुत बड़ा ढेर होता है, पूरी सामाजिक वास्तविकता रियलिटी हमारे सामने है। अब इसमें से हम क्या कलेक्ट करें, कितना डेटा कलेक्ट करें, कौन सा डेटा कलेक्ट करें, उसे किस तरह से एनालाइज करें, ये हमारे सामने एक समस्या होती है। और इसी समस्या का समाधान उपकल्पनाएं करती हैं। वह तथ्यों के बीच या चरों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप्स को बताती हैं या इंगित करती हैं, एक सजेशन प्रदान करती हैं, और उन सजेशंस के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसे एक कॉम्पस की तरह कहा गया है कि जैसे समुद्र में जो नाविक होता है या नेविगेटर होता है, वो कॉम्पस के माध्यम से दिशा निर्धारित करता है कि उसे किस दिशा में समुद्र में आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से तथ्यों के समुद्र में अनुसंधानकर्ता को किस तरह से आगे बढ़ना है, उसके संबंध में दिशा निर्देश उसे कॉम्पस रूपी हाइपोथेसिस या उपकल्पना प्रदान करती है। In doing so, the hypothesis sets the limit of a study and makes the studies precise and specific. तो उपकल्पना का एक और महत्व ये भी है कि वह हमें स्पष्ट कर देती है कि हमें इन दो चरों के बीच, इन स्पेसिफिक चरों के बीच संबंधों का अध्ययन करना है। तो वो एक तरह से जो हमारे अध्ययन का विषय क्षेत्र है उसको भी डिलिमिट कर देती है, उसको भी निश्चित कर देती है, उसको भी स्पेसिफिक कर देती है और हमारे अध्ययन को विशिष्ट बनाती है। It also serves to save the time, energy and resources of the researcher. चूँकि एक तो वो हमें सही डेटा कलेक्ट करने में मदद करती है, वह हमें यह बताती है कि कौन सा डेटा अधिक उपयोगी रहेगा, कौन सा डेटा अनुपयोगी रहेगा, किस तरह से हमें उपयोगी तथ्यों का ही संकलन करना है, अनुपयोगी तथ्यों का संकलन नहीं करना है, कैसे वो हमारे अध्ययन के क्षेत्र को डिलिमिट कर देती है, उसको सीमित कर देती है। तो इस तरह से वो हमारे समय की भी बचत करती है, वह हमारी ऊर्जा की भी बचत करती है और वह हमारे संसाधनों की भी बचत करती है। Stating the importance of hypothesis in social research, Cohen and Nagel observe, we cannot take a single step forward in any inquiry unless we begin with a suggested explanation or solution of the difficulty that originated it. Such tentative explanations are suggested to us by something in the subject matter and by our previous knowledge. When they are formulated as propositions, they are called hypotheses. तो समाजशास्त्रीय अनुसंधान में उपकल्पना के महत्व को रेखांकित करते हुए कोहेन और नागेल कहते हैं कि अनुसंधान में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक कि हम उन चरों के बीच कोई संबंध पहले से न बता दें जिनके बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो टेंटेटिव संबंध हैं, जो तदर्थ या काम चलाऊ व्याख्याएं हैं, वो या तो हमें अपने विषय वस्तु में से ही मिल जाती हैं या हमारा जो पूर्व ज्ञान है, हमारी जो सामान्य बुद्धि है, उसके आधार पर हम निर्मित कर सकते हैं। जब हम इसे प्राकल्पनाओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें ही हम हाइपोथेसिस या उपकल्पना कहते हैं। और इस प्रकार उपकल्पना का जो समाजशास्त्रीय महत्व है वह बहुत अधिक है और हर सामाजिक अनुसंधानकर्ता जो विभिन्न चरों के बीच संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास करता है वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से, वह उपकल्पनाओं का प्रयोग अवश्य करता है। तो आज के हमारे प्रेजेंटेशन में बस इतना ही। उपकल्पना क्या है और उसका सामाजिक अनुसंधान में क्या महत्व है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।